क्या आपको पता है, जो कार आप शायद ड्राइव करते हैं, उसके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को इंटीग्रेट शायद टाटा एलेक्सी ने किया है। जो डिश टीवी का इंटरफेस आप यूज़ करते हैं, वो भी टाटा एलेक्सी ने बनाया है। और इनफैक्ट हो सकता है जो ब्लड प्रेशर मॉनिटर या ऑक्सीजन मॉनिटर आप घर पर यूज़ करते हैं, उसका भी सॉफ्टवेयर टाटा एलेक्सी ने ही बनाया हो। टाटा एलेक्सी एक प्रोडक्ट डिज़ाइन और इंजीनियरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, कम्युनिकेशंस और ट्रांसपोर्टेशंस जैसी इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग करती है और एंटरप्राइज कस्टमर्स को सपोर्ट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। कंपनी डिजिटल कंटेंट क्रिएशन भी करती है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए। कंपनी की शुरुआत 1989 में हुई थी और आज कंपनी एक लीडर है डिज़ाइन, रिसर्च, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड, मोबिलिटी, वर्चुअल रियलिटी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। इंडिया में कंपनी के डिलीवरी सेंटर्स बेंगलुरु, पुणे, चेन्नई, मुंबई और त्रिवेंद्रपुरम में प्रेजेंट हैं। 13 मई को कंपनी MSCI इंडेक्स में भी ऐड हुई थी, जो एक ग्लोबल बेंचमार्क इंडेक्स है, जिसकी वजह से कंपनी का शेयर प्राइस 14% से ज़्यादा जंप किया था। वेलकम टू फैंटास्टिक, मैं हूं आश्रय अग्रवाल और आज हम टाटा एलेक्सी की कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इनका बिजनेस, परफॉर्मेंस, इन डेप्थ फाइनेंशियल्स और भी बहुत कुछ। तो सब कुछ जानने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। चलिए शुरू करते हैं कंपनी के बिजनेस से। कंपनी का बिजनेस दो सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। पहला सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज, जिसमें कंपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग, रिसर्च और विजुअलाइजेशन का काम करती है, और दूसरा सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट, जिसमें कंपनी कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को इंटीग्रेट करती है और सपोर्ट सर्विसेज देती है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को। सिस्टम इंटीग्रेशन और सपोर्ट सेगमेंट से कंपनी का 2.2% रेवेन्यू जनरेट करती है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड सर्विसेज दो बिजनेस डिविजन्स में बाइफरकेट हो जाता है। पहला एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन और दूसरा इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन। ईपीडी या एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन कंपनी का मेन रेवेन्यू जनरेटिंग डिवीजन है, जहां से कंपनी ऑलमोस्ट 87% रेवेन्यू जनरेट करती है। और दूसरा डिवीजन जो है इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन, इसमें कंपनी अपने क्लाइंट्स को रिसर्च एंड स्ट्रेटेजी बिल्डिंग एंड ग्राफिक्स डिजाइनिंग, प्रोडक्ट डिजाइनिंग, सर्विस डिजाइन, यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन, ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन, 3D प्रोटोटाइपिंग, विजुअलाइजेशन और मैन्युफैक्चरिंग का सपोर्ट में असिस्ट करती है। चलिए अब की सेक्टर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला है ट्रांसपोर्टेशन। कंपनी एक प्रिफर्ड पार्टनर है लीडिंग कार मैन्युफैक्चरर्स की, जिसमें ऑब्वियसली टाटा मोटर्स भी आता है, और OEMs की और सप्लायर्स की, जिसमें टाटा एलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप करती है, जैसे पावर ट्रेन, इंफोटेनमेंट, कनेक्टिविटी, एक्टिव सेफ्टी और कंफर्ट के लिए सॉफ्टवेयर्स भी डेवलप करती है। कंपनी का फोकस है अब कनेक्टेड डिवाइसेस पे, जिसमें टेलीमेटिक्स, इंफोटेनमेंट, नेविगेशन सर्विसेज, व्हीकल कंट्रोल, एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स, जिसे हम ADAS भी कहते हैं, और ऑटोनोमस ड्राइविंग जैसे कई नीश टेक्नोलॉजीज हैं। दूसरा है मीडिया, ब्रॉडकास्ट और कम्युनिकेशन। कंपनी एक प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल करती है, जिसकी शुरुआत R&D, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस तक सब कुछ कवर होता है। एग्जाम्पल के लिए टाटा स्काई की टीवी ऐप और डिश टीवी का ऑर्बिट इंटरफेस। तीसरा है हेल्थ केयर। पेंडेमिक के बाद एक ग्रोइंग डिमांड आई पॉइंट ऑफ केयर डिवाइसेस की, जिसको यूज करके आप घर बैठे अपने बहुत सारे डायग्नोसिस कर सको। वियरेबल मॉनिटरिंग जैसे फिटनेस बैंड, आई वॉच जैसे प्रोडक्ट्स भी बहुत धड़ाधड़ बिके और किसी भी क्रिटिकल सिचुएशन में आपको अलर्ट कर सकें। कंपनी बहुत सारे मेडटेक, डिजिटल हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स और बायोटेक कंपनीज के साथ काम करती है और उनके लिए डिजिटल प्रोडक्ट्स डिजाइन करती है। चलिए कंपनी का फाइनेंशियल ओवरव्यू देखते हैं। तो FY22 में कंपनी का रेवेन्यू 2470 करोड़ रुपीस था, जो कि ईयर ऑन रेवेन्यू का 35.3% ग्रोथ थी। ये हाईएस्ट एवर इंक्रीमेंटल ग्रोथ है कंपनी के हिस्ट्री में। प्रॉफिटेबिलिटी की अगर बात करें तो एबिडा मार्जिन 31% पे स्टैंड करते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे हैं। एबिडा 765 करोड़ पे स्टैंड करता है, वहीं प्रॉफिट बिफोर टैक्स 745 करोड़ पे और पैट 549 करोड़ पे। ये तीनों ही बहुत तेजी से ग्रो हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% से ज्यादा की ईयर ऑन ईयर पे ग्रोथ है। EPS और डिविडेंड की अगर बात करें तो FY22 में 88.26 रुपीस का EPS है, जो कि 49.3% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है। वहीं डिविडेंड भी इस साल पिछले सालों के डिविडेंड से 425% ज्यादा डिलीवर हुआ है। कंपनी के पास 9,376 एम्प्लॉइज हैं, जबकि FY22 में 2,000 एम्प्लॉइज नए ऐड किए गए। कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत हाई है, 20.8%। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। चलिए अब कंपनी का रेवेन्यू मिक्स देखते हैं सेगमेंट से। तो इनका सबसे बड़ा सेगमेंट एम्बेडेड प्रोडक्ट डिजाइन ही है, जहां से FY22 में 87.2% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, वहीं FY21 में 86.9% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इंडस्ट्रियल डिजाइन एंड विजुअलाइजेशन
सेकेंड बिगेस्ट सेगमेंट है जहां से कंपनी को 10.6% की रेवेन्यू जनरेट होती है और FY21 में भी ये 10.6 पे ही स्टैंड करता था। सिस्टम इंटीग्रेशन एंड सपोर्ट थर्ड सेगमेंट है जहां से कंपनी को 2.2% का रेवेन्यू FY22 में जनरेट हुआ। FY21 में ये थोड़ा ज़्यादा था 2.5% पे। चलिए अब EPD का भी सेक्टर का रेवेन्यू देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ट्रांसपोर्टेशन और मीडिया कम्युनिकेशन से आता है, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन से FY22 में 41.2% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था EPD का। वहीं EPD का 44.5% रेवेन्यू मीडिया एंड कम्युनिकेशन से जनरेट हुआ था। हेल्थ केयर एंड मेडिकल डिवाइसेस से 14.3% था। वहीं आप इनके करस्पॉन्डिंग फिगर्स देख सकते हैं FY21 के। चलिए कंपनी का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस देखते हैं। तो FY22 में कंपनी का सबसे बड़ा मार्केट है अमेरिका और सेकंड पे आता है यूरोप। वहीं FY22 में अमेरिका से 42.2% का रेवेन्यू जनरेट हुआ, वहीं यूरोप से 33.4% का। यूरोप से पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिक्लाइन है, वहीं अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। इंडिया का अगर देखें तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, जहाँ FY21 में 13.3% का रेवेन्यू जनरेट होता था और FY22 में 15.9% का हुआ। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से थोड़ा कम हुआ पिछले साल के कंपैरिजन में। क्लाइंट कंसंट्रेशन अगर आप देखेंगे तो FY22 में इनका काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है अपने टॉप 1 क्लाइंट पे, जो कि 13.6% पे स्टैंड करता है। वहीं टॉप 5 क्लाइंट्स पे भी अगर आप देखें तो 36.9% की डिपेंडेंसी है और टॉप 10 पे 46.5% की। ये काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है और कंपनी को फोकस करना चाहिए और नए क्लाइंट्स को ऐड करने पे। एम्प्लॉय मैट्रिक्स की अगर बात करें तो कंटिन्यूसली इनका एट्रिशन बढ़ता ही जा रहा है। ये इसलिए भी हुआ है क्योंकि इंडिया में IT में बहुत तेज़ी से सैलरी इंक्रीज हुई है पिछले 1-2 सालों से। उसकी वजह से एम्प्लॉयज़ अब बहुत ज़्यादा सैलरी डिमांड कर रहे हैं और दूसरी कंपनीज पे स्विच कर रहे हैं। इसकी वजह से कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और ये ज़्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। और ये सिर्फ टाटा एलेक्सी की प्रॉब्लम नहीं है, ये टोटल IT इंडस्ट्री की प्रॉब्लम है इंडिया में। चलिए कुछ और मैट्रिक्स देखते हैं। तो कंपनी के एम्प्लॉयज़ या तो ऑन साइट पे रहते हैं या ऑफशोर पे। तो FY21 में इनका रेवेन्यू 66.5% ऑफशोर से आता था, मतलब इंडिया के एम्प्लॉयज़ उतना रेवेन्यू जनरेट करते थे। वहीं FY21 में 33.5% ऑन साइट के एम्प्लॉयज़ जनरेट करते थे, जो कि ऑन साइट पे डिक्रीज होकर 25.5% पे पहुंच गया और ऑफशोर पे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुआ 74.5% पे। कॉन्ट्रैक्ट टाइप से अगर रेवेन्यू देखें तो कंपनी का फिक्स्ड प्राइस पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है FY21 के कंपैरिजन में, जो कि FY22 पे 50.1% पे स्टैंड करता है। वहीं टाइम एंड मटेरियल पे बात करें तो ये कम हुआ है और FY22 में 49.9% पे स्टैंड करता है। अगर मैं आपको समझाऊं कि टाइम एंड मटेरियल क्या होता है, तो आप ये समझिए, अगर कोई क्लाइंट बोलता है कि जितना टाइम और जितने एम्प्लॉय के रिसोर्सेज लगेंगे उस हिसाब से हम पे करेंगे, तो वो हुआ टाइम एंड मटेरियल। वहीं अगर क्लाइंट बोलता है कि 150 रुपया दूंगा, उतने में अगर होता है तो करो और जितना भी तुम्हारा टाइम लगे लगाओ, तो वो हो गया फिक्स्ड प्राइस। चलिए अब कंपनी की बैलेंस शीट पे एक नज़र डालते हैं। तो शेयर कैपिटल कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों से सेम है, जहां पे कोई भी नया शेयर इशू नहीं किया गया। रिजर्व्स और सरप्लस की बात करें तो कंटिन्यूसली पिछले 5 सालों से बहुत तेजी से रिजर्व्स और सरप्लस इंक्रीज हुए हैं। करंट लाइबिलिटीज की बात करें तो ये 410 करोड़ पे स्टैंड करता है और करंट एसेट्स ऑलमोस्ट 1700 करोड़ पे स्टैंड करते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 4 गुना है, जो कि बहुत अच्छी बात है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज कंपनी पे बिल्कुल भी नहीं है और कंपनी पे कोई भी लॉन्ग टर्म डेट भी नहीं है। चलिए अब कंपनी की क्वार्टरली इनकम स्टेटमेंट पे एक नज़र डालते हैं। तो पिछले 7 क्वार्टर से कंटिन्यूसली ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यूज अच्छे खासे लेवल पे इंक्रीज हुए हैं और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स और नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। इनफैक्ट EPS भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, जो कि बहुत ही अच्छे साइंस हैं। चलिए अब कंपनी की एनुअल इनकम स्टेटमेंट देखते हैं। तो पिछले 10 सालों में एनुअल रेवेन्यूज भी हमेशा ही काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हुए हैं और अगर आप कंपेयर करें तो 2013 के लेवल से अभी ऑलमोस्ट 4 गुने से भी ज़्यादा रेवेन्यूज कंपनी जनरेट करती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 5 साल का CAGR देखें तो ये ऑलमोस्ट 21% पे स्टैंड करता है। कंपनी के एम्प्लॉय पे जो एक्सपेंसेस हैं, मतलब एम्प्लॉयज़ की सैलरीज, वो भी काफ़ी ज़ोरों से इंक्रीज हुई हैं, जो कि 5 ईयर CAGR पे 14.1% पे स्टैंड करती है और 3 ईयर CAGR पे 15.2% पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर देखें तो ये भी 23% के CAGR से इंक्रीज हुआ है पिछले 5 सालों में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 25.8% के CAGR से ग्रो हुआ है पिछले 5 सालों में। EPS भी 9.5% के CAGR से ग्रो हुआ है अगेन पिछले 5 सालों में। और 3 सालों के लेवल पे देखें तो 23.7% के CAGR से। ये बहुत ही अच्छी इनकम स्टेटमेंट है। चलिए कंपनी की कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं। तो FY22 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है क्योंकि रिजल्ट्स ऑडिट नहीं हुए हैं। तो FY21 में कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था 368 करोड़, जहां से
ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से 437 करोड़ रुपीस जनरेट हुए थे। इन्वेस्टिंग में ऑलमोस्ट पूरा ही स्पेंड कर दिया था 437 करोड़ पे, जो कि एफडी परचेज करने पे यूज हुए थे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में थोड़े से प्रॉपर्टी और प्लांट्स परचेज किए गए थे और डिविडेंड पे खर्च हुए थे। कंपनी के पास FY21 में 100 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट बचा हुआ था। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज पे एक नजर डालते हैं। तो ईबिट मार्जिन ऑलमोस्ट 30% पे स्टैंड करता है। प्री टैक्स मार्जिन भी ऑलमोस्ट 30% पे है। आफ्टर टैक्स मार्जिन 22.24% पे है। ROCE बहुत ही अच्छा 42.91% पे है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी 34.33% पे है। सेल्स 35% इंक्रीज हुई हैं, जबकि नेट इनकम या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज हुआ है। बुक वैल्यू कंपनी की 257 रुपीज है और एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत ही ज्यादा है 113% पे। इंटरेस्ट कवरेज परसेंट अगर देखें तो ये भी बहुत हेल्दी दिखाई देता है, जो कि 85.97 पे स्टैंड करता है। ये इतना अच्छा इसलिए है क्योंकि कंपनी पे कोई भी डेट नहीं है। करंट रेशियो भी बहुत ही अच्छा है 4.13 पे और क्विक रेशियो भी 4.13 पे है, जो कि अगेन बहुत अच्छा है। चलिए कंपनी की फोरकास्ट पे एक नजर डालते हैं और स्ट्रीट का क्या एक्सपेक्टेशन है कंपनी के लिए वो देखते हैं। तो पिछले 3 सालों में कंपनी ने 2 बार स्ट्रीट के एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड किया है। मार्केट का एक्सपेक्टेशंस है कि कंपनी 4000 करोड़ के रेवेन्यू को क्रॉस करेगी FY24 तक। चलिए अब शेयर होल्डिंग पैटर्न पे एक नजर डालते हैं। तो कंपनी के प्रमोटर्स के पास 44.08% की शेयर होल्डिंग है, जो कि पिछले 2 क्वार्टर्स में बहुत ही थोड़ी सी डिक्रीज हुई है। FIIs की बात करें तो उनके पास 13.15% की शेयर होल्डिंग है, जहां पे कुछ एक FIIs इंक्रीज हुए हैं और उन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज की है। DIIs की बात करें तो उनके पास 4.94% की शेयर होल्डिंग है, जो कि थोड़ी सी डिक्रीज भी हुई है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। पब्लिक के पास 37.83% की शेयर होल्डिंग है। चलिए अब देखते हैं कंपनी का शेयर NSE पे कैसा परफॉर्म करता है। तो ये डेटा 11 मई का है और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पिंक वाली लाइन PE रेशियो है, वहीं ब्लू वाली लाइन कंपनी का स्टॉक प्राइस है। आप देख सकते हैं कि कंपनी का स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट कंटिन्यूसली इंक्रीज हुआ है, जबकि PE थोड़ा थोड़ा सा डिक्लाइनिंग या फिर कंसोलिडेटिंग फेज में है। ये एक बहुत अच्छा साइन होता है। अगर PE इंक्रीज नहीं हो रहा तब भी शेयर प्राइस इंक्रीज हो रहा है, मतलब बेसिकली कंपनी की इनकम काफी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो में शेयर प्राइस उतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। चलिए अब टाटा एलेक्सी को उसके पीयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। तो वैसे तो कोई एग्जैक्ट इसका पीयर नहीं है, क्योंकि टाटा एलेक्सी बहुत सारे सेक्टर्स में काम करती है, जबकि KPIT टेक सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में काम करती है। तो अगर स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली टाटा एलेक्सी बहुत हाई प्राइस पे है। मार्केट कैप देखें तो टाटा एलेक्सी की 50,000 करोड़ पे है, जबकि KPIT टेक की ऑलमोस्ट 13,615 करोड़ पे है। टाटा एलेक्सी एक बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पे ट्रेड करती है, जो कि ऑलमोस्ट 90 का PE लेवल है। वहीं KPIT ऑलमोस्ट 50 के लेवल पे ट्रेड करती है, तो KPIT इस मामले में चीप दिखाई देती है। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से भी टाटा एलेक्सी थोड़ी ओवर वैल्यूड दिखती है, जो कि प्राइस टू बुक वैल्यू 30.68 पे है, वहीं KPIT का 10.24 पे। ROE देखें तो टाटा एलेक्सी का 34.33 है, KPIT टेक का 20.94 है। दोनों ही कंपनीज ने पिछले 1 साल में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है NSE पे। नेट प्रॉफिट अगर देखें तो टाटा एलेक्सी का ऑलमोस्ट डबल है KPIT टेक से। नेट सेल्स की अगर बात करें तो दोनों ही कंपनी का इंटरेस्टिंगली ऑलमोस्ट सेम है। तो नेट प्रॉफिट मार्जिन टाटा एलेक्सी का ऑलमोस्ट डबल है KPIT टेक से। डेट टू इक्विटी की बात करें तो दोनों ही कंपनीज के पास कोई भी डेट नहीं है। चलिए अब कंक्लूड करते हैं। अगर आपको ये मेरी रिसर्च पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और ट्विटर पे फॉलो करना ना भूलें, जहां मैं रेगुलरली बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पोस्ट करता रहता हूं। कंपनी एक लीडिंग प्लेयर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग जैसी नीश टेक्नोलॉजीज में, और बहुत सारे सेक्टर्स को केटर भी करती है। इसमें कोई डाउट नहीं, ये मार्केट फ्यूचर में बहुत ग्रो होने वाला है और कंपनी कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल भी है और फाइनेंशियली काफ़ी अच्छी भी है। कंपनी एक हाई प्रीमियम डिमांड करती है, जो काफ़ी हद तक ओवर वैल्यूड होने का साइन है, लेकिन क्योंकि कंपनी के एक्सपर्टीज और फ्यूचर डिमांड को देखें तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएशन थोड़ी सी जस्टिफाई भी होती है। हालांकि मैं बहुत खुश होता अगर 30 से 40 PE के लेवल पे ये स्टॉक अवेलेबल होता। प्रॉब्लम्स की अगर बात करें तो मुझे 3 मेजर प्रॉब्लम्स लगती हैं अपार्ट फ्रॉम ग्लोबल क्राइसिस, जैसे पेंडेमिक और वॉर। पहला, क्योंकि ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, इसलिए बहुत सारी कंपनीज ग्लोबली इस फील्ड में काम कर रही हैं और ये नंबर बहुत ही जल्दी और बढ़ेगा। दूसरा, कंपनी को अपने टॉप 1 और टॉप 10 कस्टमर्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसीज है, जिसको इन्हें कम करना चाहिए और नए कस्टमर का एक्विजिशन भी करना चाहिए। तीसरा, IT इंडस्ट्री में एट्रिशन। पिछले 1-2 सालों में IT इंडस्ट्री में बहुत तेज़ी से सैलरी इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से एट्रिशन काफ़ी बढ़ गया है
ऑल्दो ये सभी आईटी कंपनीज के लिए है, बट इससे कंपनी का बॉटम लाइन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा और टैलेंट को रिटेन करने या न्यू हायर करने के लिए कंपनी को बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। मुझे पर्सनली नहीं लगता हाई सैलरी का ट्रेंड ज़्यादा टाइम तक और चलेगा और जल्दी ही ये बबल बर्स्ट होगा। बस दुआ करता हूँ कि रिसेशन ना आए। कंपनी के बिजनेस ग्रोथ, वैल्यूएशन और पास्ट को देख के मैं इसको 8 आउट ऑफ 10 रेट करूंगा। कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको क्या लगता है टाटा एलेक्सी के बारे में और ओवरऑल आईटी इंडस्ट्री के बारे में और इसका क्या फ्यूचर है। थैंक यू।